भूल भूल कैसे सकते हैं? कड़ी डालो। स्टेप्स ऑफ मोदी मेथड। योगी मेथड नहीं, मोदी मेथड। यही ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया टेस्ट है। सुनो, ये तरीका जो लिखा है ना, यही ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है, ठीक, कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। और अगर मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा तो इसी में बता रहे हैं कि आगे क्या क्या सुधार करना होगा, सब उसी में आता है। इसका नाम होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब टेबल को मॉडिफाइड करना और मॉडिफाइड करने के बाद फिर से रीएलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, नाम होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। शॉर्ट कहते हैं मोदी मेथड। इसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। चलो पहला स्टेप योगी जी से है, किससे? उनसे भी नहीं है। यूवी मेथड पेनाल्टी कैलकुलेट करना है, ठीक। सुनो, ध्यान देना, स्टेप ऑफ मोदी मेथड में ध्यान देना। सबसे पहला काम होगा, जो आपकी अनऑक्युपाइड सेल है, उन अनऑक्युपाइड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना और हर रो हर कॉलम के लिए वेरिएबल यू आई और बीजे को मानना। रो के लिए जैसे पहली रो है तो पहले रो के लिए हम वेरिएबल मानेंगे u1, दूसरी रो के लिए u2, तीसरे के लिए u3, इसी तरह कॉलम में पहले कॉलम के लिए v1, दूसरे के लिए v2, तीसरे के लिए v3। ये सारी बातें मानी जाएगी। लिखना पहले स्टेप में, स्टेप 1, फॉर एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, फॉर एन इनिशियल बेसिक feasible solution with m plus n minus 1, with m plus n minus 1 occupied cell, ठीक। For an initial basic feasible solution with m plus n minus 1 occupied cells, calculate ui and vj. Calculate ui and vj। आप ui और vj को कैलकुलेट करिए किसके लिए? फॉर रो एंड कॉलम, फॉर रोज एंड कॉलम्स, और रोज एंड कॉलम्स। हर रो हर कॉलम के लिए हम यू आई और वीजे को कैलकुलेट करेंगे। रो के लिए कैलकुलेशन होगा यू आई का और कॉलम के लिए कैलकुलेशन होगा वीजे का। एक मिनट बस रुक जाना। ठीक, सही चल ना किता हड़प्पा सभ्यता खुदाई निकली। लिखना, टू स्टार्ट with any one of ui's or vj's ठीक, is assigned the value 0, is assigned the value 0, तुम लिखो, हम समझाते बेचारे, परेशान बिल्कुल ना। अपने लोग एक ही काम तो कर रहे हैं, समझने वाला वही नहीं समझ में आया। बस मुझको एक काम कर देना, वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है पहली वाली प्रॉब्लम का, हाँ या ना? मेरे को वो खाली एलोकेशन बता देना, बस खाली टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर था S1, यहाँ पर था S2, बहुत छोटा छोटा बना रहे हैं, समझ जाओगे। S3, यहाँ पर था D1, फिर D2, फिर D3 और कितना था D4, ठीक। इतने में ही अपने को समझना है। कॉस्ट बोलोगे? कॉस्ट बोलो, कॉस्ट 19
यस सर 19 हाँ नीचे फिर 20 नहीं 70 70 40 फिर 40 40 यस सर फिर 5 नीचे पाँच। नीचे अच्छा डिमांड डिमांड ठीक है Yes, 5 30 30 30 30 8 8 8 8 50 50 40 40 70 70 7 7 10 10 60 60 20 60 20 14 ठीक है 7 सप्लाई 7 9 9 18 18 टोटल टोटल हो 34 गया 34 ठीक है Yes. अच्छा अब सुनना ध्यान देना सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे एलोकेशन भी बोल दो एलोकेशन यहाँ कुछ है यस यहाँ 5 का 5 तो 5 का एलोकेशन 40 में है 7 40 में 40 ये वाला Yes, sir. इसमें 7 का एलोकेशन 8 8 वाले में 8 का एलोकेशन यस सर तो फिर 60 में 2 का 60 में 2 का एलोकेशन उसके ऊपर 2 ऊपर 10 का ऊपर 10 2 में कितना 2 का एलोकेशन 10 20 का का 10 का एलोकेशन बस ये और कुछ 3 3 6 हो गए ओके अब सुनो ध्यान देना अपने को करना क्या है ये डिमांड लिखेंगे पेनाल्टी नहीं निकालनी बच्ची वोकल से तो हम कर ही चुके हैं अब तुमको सिखा रहे हैं आप ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करोगे जितनी रो है रो के लिए आप U1 U2 U3 ये मान लो तो जैसे पहली रो है तो पहली रो के लिए क्या मानेंगे U1 दूसरे के लिए क्या U2 तीसरे के लिए U3 स्टेप समझना क्योंकि वो मुश्किल काम है यहाँ समझना आसान है कॉलम के लिए आप मान लो पहले कॉलम के लिए V1 दूसरे के लिए V2 तीसरे के लिए V3 और चौथे के लिए कितना V4 काम शुरू करने से पहले मतलब आपको इन्हीं U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 को निकालना है लेकिन इनको निकालने के लिए तुमको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि किसी एक को आर्बिट्ररी जीरो मान लो किसी एक की वैल्यू को जिसका तुम्हारा मन के उसको क्या मान लो जीरो लेकिन अगर तुम अपना काम आसान करना चाहते हो तो जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में एलोकेशन हुआ है नंबर ऑफ एलोकेशन जहां पर ज्यादा हो टोटल एलोकेशन नहीं करें नंबर ऑफ एलोकेशन जहां पर ज्यादा हो उस रो या कॉलम के सामने मौजूद UI या BJ को क्या मान लो जीरो जैसे सुनो U1 के सामने देखो एक एलोकेशन यहाँ एक यहाँ कितनी जगह एलोकेशन हुआ 2 टोटल एलोकेशन नहीं जोड़ना कितनी जगह एलोकेशन हुआ 2 जगह पर इसके सामने 2 जगह पर इसके सामने 2 जगह पर एलोकेशन है ठीक इनके सामने कितनी जगह पर एलोकेशन है एक इनके सामने एक इनके सामने एक इनके सामने 3 मतलब V4 वाली लाइन में देखो अगर इसमें V4 के लिए तो एलोकेशन सबसे ज्यादा हुआ है तो हम आर्बिट्ररी V4 को क्या मान लेंगे पहला काम यही करना है समझ पाए सारे लोग पहला काम सीधा सा है आपको U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 यानी रो के लिए UIs और कॉलम के लिए VJs का कैलकुलेशन करना है उसके लिए फार्मूला होता है फार्मूला बाद में लगाएंगे लेकिन सबसे पहले आर्बिट्ररी किसी एक UI या BJ को क्या मान लेना पड़ेगा जीरो अच्छी बात यह होगी अगर काम आसान करना है तो सबसे ज्यादा एलोकेशन जिस लाइन में हो रहा है नंबर ऑफ एलोकेशन जहां ज्यादा हो उसी को आप क्या मान लो जीरो मान लो क्लियर हुआ कि नहीं टोटल एलोकेशन नहीं कर रहे हैं नंबर ऑफ एलोकेशन जहां ज्यादा हो गए और अगर सब बराबर है जैसे अभी यहाँ पर 3 ना होता इसके भी लाइन में 2 ही लोग होते आर्बिट्री जिसका मन के उसका मान लो कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हुआ इवन तुम ना ये वाला रूल भी छोड़ दोगे ना आर्बिट्री मानोगे तब भी आएगा थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी इतने होगा अब ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा समझ में आई बातें इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है फॉर एंड बहुत इत्मीनान समझना यही सबसे मेन है ठीक फॉर एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन विद m plus n minus 1 occupied cell calculate UI and VJs for row and column रो के लिए UI और कॉलम के लिए VJ टू स्टार्ट शुरू करने के लिए with any one of UIs और VJs is assigned the जीरो वैल्यू किसी एक को हम कौन सी वैल्यू असाइन कर देंगे जीरो वैल्यू असाइन कर देंगे कितनी बात सबको समझ में आ रही है टेबल बगल में चलती रहेगी फिर लिखना इट इज बेटर अब यही बताने चल रहे अच्छा क्या होगा हमारे लिए इट इज बेटर नहीं उसी में सेकंड पॉइंट हम बोलेंगे इट इज बेटर टू असाइन जीरो इट इज बेटर टू असाइन जीरो इट इज बेटर टू असाइन जीरो फॉर a particular UI or VJ it is better
for a particular assign 0 for a particular ui or vj where there are maximum number of allocation check maximum number of allocation in a row or column respectively ठीक। सबसे पहला काम यही बता दो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन है उसी को आप क्या मान लो 0 मान लो। इसके बाद लिखना ठीक। देन कंप्लीट द कैलकुलेशन और इसको 0 मानने के बाद मतलब जैसे आपने इसको 0 मान लिया अब आप पहला काम ये करो जितने बाकी बचे हुए हैं उनको आप एक फार्मूले का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर लो। फार्मूला हम लिखा देते हैं लिखना देन कंप्लीट द कैलकुलेशन ठीक of ui's complete the calculation of ui's and vj's कुछ गलत हुआ क्या ui's and vj's ठीक for other rows or columns या and columns other rows and columns by using इस्तेमाल करते हुए by using अब जिस फार्मूले का इस्तेमाल होगा वो सुनना by using Cij is equal to ui plus vj फार्मूला होता है Cij is equal to ui plus vj। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बाकी की बची हुई रो और कॉलम के लिए ui vj का कैलकुलेशन करेंगे ठीक। और ये सारा काम होगा केवल और केवल किसके लिए for all occupied cell I, j और ये फार्मूला केवल ऑक्युपाइड सेल के लिए इस्तेमाल होगा यानी जहां जहां एलोकेशन किया गया है। तुम लिखो हम समझा रहे हैं नहीं पहले प्रार्थना हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए बिगड़ी हमारी जो दशा है ध्यान उस पर दीजिए। पहले हुआ गिर गए हैं नाथ हम अंधकार विद्या कूप में। तुम लोग नहीं सुने क्या ये वाली हम तो कहते हैं मैक्सिमम तो वो सुन शक्ति हमें तो दया इतनी शक्ति हमें देना कॉमन प्रेयर ये तो बंद हो गई बहुत वक्त हुआ इसको बंद हुए पहले बहुत होती थी यही जो अभी बोले लेते देखो हम ही भूल गए नहीं हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए बिगड़ी हमारी जो दशा है ध्यान उस पर दीजिए गिर गए हैं नाथ हम अंधकार विद्या कूप में हमको उबारो नाथ हम आए तेरे रूप पता नहीं ऐसे कुछ है भूल गए कहीं आप लिख के रखे ऐसा नहीं है सर यही प्रेयर एक दूसरे में डबल है क्या है सर यही प्रेयर थोड़ा अलग भी है यही प्रेयर कुछ अलग है नहीं मुझको नहीं पता है एक बार हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शक्ति हमें भी दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाना ये है ध्यान देना ये इतना लिखे आप सुनो इस वाली लाइन का मतलब सुनो अरे सुनो नहीं हम लोग प्रार्थना करते हैं इस वाली लाइन का मतलब सुनो कह रहे हैं देन कंप्लीट अब आप काम खत्म कीजिए कैसे द कैलकुलेशन ऑफ ui's एंड vj's फॉर अदर रोज एंड कॉलम एक को तुमने आर्बिट्री 0 मान लिया जैसे मैंने यहाँ v4 को क्या मान लिया 0 लेकिन बाकी तो बच गया ना अब आप बाकी को निकाल करके काम खत्म कीजिए बाकी के लिए फार्मूला इस्तेमाल कीजिए Cij कॉस्ट है पर्टिकुलर किसी सेल में लिखी हुई कॉस्ट है तो कॉस्ट इज इक्वल टू ui प्लस vj इसी फार्मूले का आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन याद रखना इस्तेमाल केवल किसके लिए होगा ऑक्युपाइड सेल उन सेल के लिए जिनमें कोई ना कोई एलोकेशन हुआ है। दिमाग दौड़ाना क्या यहाँ एलोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ एलोकेशन है ये बताओ Cij यहाँ कितना है
20 है। सारे को समझा CIJ कितना है 20। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऑक्यूपाइड सेल के लिए लिख रहे हैं CIJ कितना हो गया। वो तो 0 हो चुका है। अरे रुक बच्ची, 2 मिनट रुक बढ़िया समझ मारी। ये ऑक्यूपाइड सेल है कि नहीं है? ऑक्यूपाइड सेल में CIJ कितना है 20 है। तो मैंने यहाँ पर CIJ लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया। इसके बाद दिस इज इक्वल टू कितना UI का मतलब इसके ठीक सामने लिखा हुआ यही UI है। ये कितना है U3 है। तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा U3 प्लस यहाँ कितना है V4। तो U3 प्लस V4, लेकिन V4 कितना है 0। तो U3 कितना आया 20 आया। समझ में आई बातें? तो ये सामने आपके क्या मिल गया। ठीक, फिर सुनना नहीं यार, फिर सुनो दूसरा सुनो। अभी तो बहुत कुछ है ना, अभी खेला खत्म काम हो रहा है। अब सुनो, ये कौन है CIJ है कि नहीं? एक्चुअल में किस सेल का CIJ वो बताओ। S2D4 का, यानी ये कौन है? ये है C24 है। आया ना? ये C24 है। तो देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मूला C24 इज इक्वल टू, कहीं मत जाओ यही देखना, C24 इज इक्वल टू U2 प्लस V4। पहला वाला छिटका दो U के लिए, दूसरा छिटका दो किसके लिए V के लिए। हाँ या ना? लेकिन V4 कितना है 0। आप ही ने भरा हुआ है। तो जब V4 0 तो U2 बराबर कितना हो गया C24। अब देखो U कहाँ गया, कौन सा था U2 कितना होगा यही सामने वाला 7। नहीं आया? फिर सुनो, जिसको नहीं आया फिर सुनना। अब तो मानने नहीं आया। ये कौन है? ये है C14। सेल नंबर पता करो 14। देखना फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो सेल नंबर 14 आया ना? उसमें लिखी गई कॉस्ट C14। तो C14 बराबर फार्मूला मत देखना, C14 बराबर U1 प्लस V4 आया ना? लेकिन V4 कितना है 0। तो U1 इज इक्वल टू C14। तो U1 इज इक्वल टू कितना हो गया? आया ना? हुआ? अब सुनना, अब फिर देखना। अभी आओ इसको निकालते हैं। किसको? इनको निकालते हैं। जरा इस कॉस्ट को देखो किस सेल में मौजूद है 2-3। तो ये कौन है C23 है कि नहीं? अब अपने दिमाग में सुन, C23 बराबर U2 प्लस V3 आया ना? C23 बराबर U2 प्लस V3। अब तुमको हम आसान बता रहे हैं। अब तक हम लोग को दिमाग से सोचो, अब हम लोग को बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल मत करो, अब अकल का इस्तेमाल करो। अकल और दिमाग दोनों अलग होते हैं। अकल लड़ाई जाती है, दिमाग लड़ाई नहीं जाता। सुनो, ये कितना है 40। इसके ठीक नीचे गिरो कितना है इसके ठीक सामने जाओ कितना है U2। अब तुम सुनो, 40 इज इक्वल टू V3 प्लस U2। 40 इज इक्वल टू V3 प्लस U2। तो इसका मतलब V3 कितना होगा 40 माइनस 60 आया ना? माइनस 20 आया कि नहीं आया? तो ये आपका हुआ माइनस 20 आया ना? आर जो कंफ्यूज सर मैं भी हूँ। हाँ 7 और डिमांड है ना, वो कॉस्ट अरे जेल से कह रहे थे इसको नहीं भी समझ में आता है। हाँ सुनो, हम बताएं तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सप्लाई जो लिखी गई और डिमांड जो लिखा गया है ना, तुम लोग सप्लाई और डिमांड से कंफ्यूज हो। वो तो टेबल का हिस्सा है इसलिए लिखा गया है। अगर तुमको इतनी कंफ्यूजन है, देखो हम सप्लाई डिलीट कर रहे हैं। सप्लाई मुझको नहीं चाहिए, मुझको डिमांड भी नहीं चाहिए। देखो डिमांड डिलीट कर दी है, देखो सप्लाई डिलीट कर दी है। मुझको ये चाहिए ही नहीं। उसकी जरूरत खाली बस वहां तक थी जहां आप एलोकेशन कर रहे थे। डिमांड और सप्लाई का आपकी कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। डिमांड और सप्लाई का केवल और केवल एक जगह लेना देना आपके एलोकेशन से। डिमांड से ज्यादा नहीं दे सकते हो, सप्लाई से ज्यादा नहीं ले सकते हो, यानी बैलेंस करना है। ठीक, उसका आपके कैलकुलेशन में कोई इस्तेमाल नहीं है। अब सुनो, जगह खाली हो गई कि नहीं खाली हो गई? देखो हम फिर दिखा रहे हैं। ये पूरा खत्म किए, ये पूरा खत्म किए, सब खत्म किए। हाँ नहीं, यही नहीं समझ में आएगा। सबसे मेन चीज यही है। अब सुनो, ककहरे की तरह रटो। रो के लिए क्या कैलकुलेशन होगा? रो के लिए UI। तो पहली रो के लिए कौन आएगा U1, दूसरे के लिए U2, तीसरे के लिए U3, कॉलम के लिए कौन आएगा V1। तो ये पहले कॉलम के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3, चौथे के लिए V4। हाँ या ना? हो गया। फार्मूला होता है, फार्मूला कुछ मत देखो, फार्मूला होता है फॉर ऑक्यूपाइड सेल कॉस्ट CIJ इज इक्वल टू, पहला सफिक्स I है, दूसरा सफिक्स J है। I जाएगा U पर, J जाएगा V पर। तो CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। हाँ या ना? सबसे पहला काम होगा, जहां सबसे ज्यादा एलोकेशन नजर आ रहा है उसको क्या मान लो 0। तो मैंने V4 को क्या मान लिया 0 मान लिया। सारा वर्किंग रूल यही है, बस हिंदी में बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी में लिखा गया है। अब सुनो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, दिमाग लगाना। ये कौन है
ये कौन है? C34। Yes, sir. अरे थर्ड रो फोर्थ का। Yes, sir. C34 इज इक्वल टू कितना होता है फार्मूला? C34 इज इक्वल टू U3 प्लस V4। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला मिलेगा, हाँ या ना? तो इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलेगा, लेकिन ये बेचारा कितना है? 0। तो U3 बराबर 20। तो यहाँ कितना आया? 20। अब सुनो, U2 प्लस V4 इज इक्वल टू C24। U2 प्लस V4 इज इक्वल टू C24। C24 है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन V4 कितना है? 0। तो U2 बराबर 60 आया। अब इसी तरह U1 प्लस V4 बराबर C14। इसका पहला सफिक्स, इसका पहला सफिक्स, यही तो लिया मैंने। U1 प्लस V4 इज इक्वल टू C14। Yes, sir. हाँ या ना? आप सुनो, ऑक्यूपाइड में ही जाना, अनऑक्यूपाइड मत जाना। अनऑक्यूपाइड के लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है, ठीक? अब सुनो, ऑक्यूपाइड है कि नहीं है? ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है। ये कौन है? C23। हाँ या ना? Yes, sir. C23 बराबर कितना होता है? सामने मौजूद U2 और नीचे मौजूद V3, इन्हीं दोनों का जोड़ होता है। तो पता ही नहीं है, ये पता नहीं। इनका जोड़ 40 है, तो 40 में से 60 निकाल दो, ये मिल गया कि नहीं मिल गया? तो 40 में से 60 निकालो, कितना? -20। हाँ या ना? क्या आपको V3 मिला कि नहीं मिला? अब सुनो, V3 तो मिल गया, लेकिन अभी V2 नहीं मिला है। V2 नहीं मिला ना? ऑक्यूपाइड सेल से टकराओ, तरीका सीखो चलने का। ऑक्यूपाइड से टकराओ, ऑक्यूपाइड के ठीक सामने कितना है? 20। 8 में से 20 को निकालो, कितना आया? -12। तो यहाँ कितना आया? -12। हाँ या ना? फिर सुनना, अभी ये नहीं मिला ना, ऊपर जाओ, टकराओ कहाँ है? 19 पर। 19 में से क्या निकालो? 10। 19 में से 10 निकलेगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। क्या आप सारे U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 मौजूद हैं कि नहीं? यही काम करके आपको क्या करना है? यही काम करते हुए आपको सारे UIs और VJs कैलकुलेट कर देने हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आया? तो ये फार्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ, लेकिन इस्तेमाल केवल किसके लिए होगा? ऑक्यूपाइड सेल के लिए इस्तेमाल होगा। निकालना आया? ये हो गया। अब स्टेप 2 लिखना, सेकंड स्टेप आप शुरू होता है। सेकंड, पहले स्टेप में मैंने सिर्फ एक काम किया है, हर रो हर कॉलम के लिए UI VJ का कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है? फार्मूला कौन सा था? CIJ बराबर UI प्लस VJ। दूसरे वाले स्टेप में हम अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, जो सेल खाली हैं, जिन रूट में कोई एलोकेशन नहीं हुआ है, वहां से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे कि अगर वहां एलोकेशन करते तो कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सेकंड लिखना, सेकंड में फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड, for unoccupied cells, for unoccupied cells calculate opportunity cost, calculate opportunity cost DIJ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिखते हैं DIJ। DIJ में जो सफिक्स IJ होता है ना, ये उस सेल को बताता है जिस सेल के लिए आप इस कॉस्ट को निकाल रहे हो। जैसे DIJ का मतलब है मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है I कामा jth सेल में, मतलब ith रो और jth कॉलम पर निकाली हुई है। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपको बताएगा कि यहाँ एलोकेशन करने पर कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक? कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट DIJ बाई, और इसका फार्मूला सुनो क्या है, बहुत सिंपल सा है। इसका फार्मूला होता है DIJ बराबर CIJ क्या था? CIJ बराबर UI प्लस VJ। पता है, उसी CIJ में से अनऑक्यूपाइड सेल के लिए उसी CIJ में से VI प्लस UJ को घटा दो तो DIJ आता है, ठीक? यानी CIJ इज इक्वल टू, सॉरी, DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। लेकिन ये कैलकुलेशन अनऑक्यूपाइड के लिए हुआ, वो किसके लिए था? ऑक्यूपाइड के लिए था। ये याद रखना, UI VJ की वैल्यू निकालने के लिए ऑक्यूपाइड सेल का इस्तेमाल करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अनऑक्यूपाइड सेल के लिए निकलती है। क्लियर हुआ कि नहीं? फार्मूला साफ सुथरा है। CIJ बराबर UI प्लस VJ वहां पर, और DIJ बराबर CIJ माइनस UI प्लस VJ यहां पर। आगे लिख देना, फॉर ऑल I कॉमा J, फॉर ऑल I कॉमा J। हाँ
10 लोग छुट्टी में आए, कहाँ बताएं कहाँ बताएं, कुछ नहीं, बस पढ़ाने के लिए मन नहीं करता है। चलो कोई नहीं, थर्ड स्टेप लिखना, तीसरा स्टेप। चलो तुमको पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल करके दिखा देते हैं। जी कम लिखो लेकिन समझ नहीं आए कम से कम, बाकी तो कल तो अपनी क्लास है, काय खाएंगे जी कौन सा बोल रहा है वो, एकदम मोबाइल देख बैठ फेंकी, अब की तुम सारा मतलब सब फेंक रही हो, हरा सही सलामत पहुंचोगी नहीं, सोच रही आप घरों में पहुंचे, अपने में आपको फेंक दे कहीं पर। कौन सा नहीं, हम ये तो नहीं है ना, हम इनको फेंक देंगी ना, हम ये नहीं है। अब तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखना, रास्ते पर जाते रहते कंट्रोल मजरू भाई कंट्रोल। चलो सुनो, अनऑक्युपाइड सेल के लिए ध्यान देना, अनऑक्युपाइड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। कैसे निकलती है, सामने फार्मूला लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डीआईजे होता है, सीआईजे जो आपकी कॉस्ट होगी, उस खाली पड़ी हुई सेल में जो आपकी कॉस्ट लिखी गई होगी उसमें से आप उसी सेल के लिए यूआई और वीजे के सम को घटा देना। दिमाग दौड़ाना, सारे लोग इधर मुखा दियो मेरे से, इधर सारे लोग देखें, ये खाली पड़ी सेल है कि नहीं है, इस खाली पड़ी सेल में सीआईजे कितना है 30 है, आया ना, इसके ठीक सामने देखो यूआई कितना है 10, इसके ठीक नीचे वीजे कितना है -12, आया ना, नजर आ रहा है ना, ये माइनस है, कुछ चीवर का माइनस लगा है, ये माइनस। ठीक सुनो, इनको जरा जोड़ो, 10 से -12 जोड़ो, -2, ये जो -2 आया इसको यहाँ से घटा देना, तो 30 माइनस 2 32 आया, तो यहाँ ऐसे छोड़ भर का लिखते हैं +32, इतना समझना। यहाँ मैंने क्या लिखा +32, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉजिटिव आना मुझको खुशी नहीं देता है, ठीक, उसको रहने दो, मतलब दाम कम नहीं हो सकता है। फिर सुनना, खाली है ये कि नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, कॉस्ट बोलो कितना है 50, मतलब इनके लिए सीआईजे 50 है, सीआईजे का मतलब है C13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, C13 कितना है 50, इस C13 में से आप क्या घटाओगे, U1 + V3 घटाओगे, ये कितना दिख रहा है 10, ये कितना है -20, 10 और -20 जोड़ो कितना है -10, और -10 को 50 में से घटाओ 60 आया प्लस के साथ, यहाँ पर आया +60, वो भी पॉजिटिव है, हाँ है ना, मेरे लिए अभी भी कोई वस्तु नहीं। अब सुन, खाली है कि नहीं है, कितना दिख रहा है 70, इसके ठीक सामने आप कितना 60, अच्छा इसके ठीक नीचे 9, 60 9 1 कम 70 69 आया, 70 में से 1 कम 70 घटाओ +1, वो भी पॉजिटिव आया, फिर मेरे लिए तकलीफ वाली बात है, ठीक। अब सुनना, 30 के सामने 60 और 60 इसके नीचे -12, जरा 60 में -12 ऐड करो 48, अब 30 में से 48 निकालो, 30 में से 48 निकालो, अच्छा सुनो, फिर घबरा गया, ये 30 है, रुको ये 30 है, 30 के सामने क्या दिख रहा है 60, 30 के नीचे क्या दिख रहा है -12, 60 में -12 ऐड करो कितना आता है, 60 में -12 ऐड करो 48, 30 में से 48 निकालो -18, 30 में से 48 निकालो, अरे 30 10 40 8 48 -18, सुनो इधर -18, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आई, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचा है, कॉस्ट और कम होगी, ये सेल घोषणा करती है, लेकिन निकालेंगे अभी इनके लिए भी, ये सेल बताती है कि अगर आपने मेरे रास्ते पर एलोकेशन कर दिया तो 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 18 रुपया कम करवा देंगे, आज आया कि नहीं आया, फिर सुनो, खाली है कि नहीं है, ये कितना है 70, इसके सामने 20, इसके नीचे -20, तो 20 और -20 मुझ हो गया, बचा 70, इसका 70 निकाला, कोई मतलब नहीं, यहाँ ना खाली है, 40 के सामने 20, नीचे 9, 20 9 29, 40 में से 29 निकालो, 29 1 30 10 40 11 11, अब बताओ क्या तुमने सारे खाली पड़ी हुई अनऑक्युपाइड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली कि नहीं निकाली, और फार्मूला वही इस्तेमाल किया है, डीआईजे बराबर सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे, ये सिर्फ अनऑक्युपाइड के लिए निकलेगा। देखो मैंने ऑक्युपाइड के लिए कोई कॉस्ट नहीं निकाली है, मैंने ऑक्युपाइड के लिए कुछ नहीं निकाला, हाँ या ना, ऑक्युपाइड की मदद से यूआई वीजे का मान निकालेंगे, अनऑक्युपाइड के लिए हम लोग इन्हीं यूआई वीजे का इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। समझ में आ रहा है वर्किंग रूल, चलें आगे लिखा जाए। अब सुनो, जैसे मान लो खुदा ना खास्ता सोचो
दिमाग दौड़ाना, ये -18 आता, ये -18 आता, ये -70 आता, ये -70 आता। तो ये कहता है मेरे रास्ते एलोकेशन करोगे तो 18 रुपया कम करेंगे, और ये कहता है मेरे रास्ते एलोकेशन करोगे तो 70 रुपया कम करेंगे। मेरा फायदा किसमें, 18 कम कराने 70। तो हम लार्जेस्ट नेगेटिव वाली सेल को सिलेक्ट कर लेते फिर से अपने नए रूट में इंटर कराने के लिए। समझ में आई बातें? मेरे पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन रूट मिल चुके हैं। मैंने जो फीजिबल सॉल्यूशन निकाला उसमें मैंने कह दिया, मैंने कहा S1 से D1 पर सामान भेजेंगे, S2 से D3 पर सामान भेजेंगे, S2 से D4 पर भेजेंगे, S1 से D4 पर। मैंने रास्ते तय कर लिए। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली गई तो पता चलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई, -18। ये कहता है अभी आपने मेरे रास्ते सामान नहीं भेजा, जरा हमको यही काम दे करके देखिए, अब 18 रुपए पर यूनिट का डिक्रीजमेंट ले आएंगे। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अगर इसका 70 होता तो ये कहता हम 70 लेकर आएंगे, तो मेरे लिए ज्यादा फायदे का सौदा कौन होता? 70 वाला। तो हम लार्जेस्ट नेगेटिव वाले को चुनते नए रूट में शामिल करने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन आज तो ये 70 नहीं बल्कि ये +70 है। क्लियर हुआ? तो अगर 2 होंगे मतलब 2 नेगेटिव हो गए या 2 से ज्यादा नेगेटिव हो गए तो आप किसको चुनोगे? लार्जेस्ट नेगेटिव। ठीक, आगे रूल में दिखाते हैं इस बात को। सर अगर एक भी नेगेटिव नहीं होगा तो आपकी प्रॉब्लम में कोई सुधार होने वाला नहीं है। जो आया वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। जब तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आती रहेगी तब तक आपका आया हुआ सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, तब तक उसमें डिक्रीजमेंट पॉसिबल है। और जैसे सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आ गई तो तुरंत आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, काम यहीं पर रोक दिया जाएगा। आई बातें समझ में? अभी सब लिखाते हैं। लिखना थर्ड स्टेप में, थर्ड में पहला लिखना। अब यही बात करेंगे, थर्ड में पहला, तीसरे में पहले की बात करने चल रहे हैं। लिखना इफ RDIJ, इफ RDIJ ग्रेटर देन 0, अगर सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आती है, किसके लिए निकालो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अनऑक्युपाइड के लिए। अगर वो सब की सब पॉजिटिव आती है, DIJ ग्रेटर देन 0, देन करंट बेसिक feasible solution, current basic feasible solution, then current basic feasible solution is optimal, ये रहा। अगर जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आती है तो आपका जो करंट में सॉल्यूशन आपने निकाला है वो आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा। ये बताओ, मैंने गूगल से एक निकाला ना, गूगल से निकालने के बाद मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आई, तो इसका मतलब जो मेरी वैल्यू 600 कुछ 700 कुछ आई थी वो बेस्ट वैल्यू नहीं है, वो और कम हो सकती है। ठीक, 700 कुछ आई थी, 779। ठीक, अभी वो और कम होगी। ठीक है, और वो पर यूनिट ना 18 रुपए का डिक्रीजमेंट मिलेगा। अभी देखना 18 के ही मल्टीपल में कम आएगा। ये हो गया। समझते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया चेक करने का एक न्यूमेरिकल तुमको मिलेगा, ये मान करके चलो कंफर्म। ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने का वोगेल्स का यूज और ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना, तुमको लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा निश्चित तौर पर। देख ही चुके होगे, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड लिखना इसमें, सेकंड। तुमको क्या लगा 10 नंबर तुम लोग हवा में लोगे और फिर भी छुट्टी मारने के बाद नहीं आते तुम लोग ना? कहाँ ये बता ना बच्चे, तुम भी छुट्टी मिली। सेकंड लिखना एक RDIJ, इस क्लास में केवल एक पर्सनालिटी है बस जिसने छुट्टी नहीं मानी, बस हम। सर हम भी नहीं मारे हैं, हमको याद नहीं है। नहीं मारे। अंशिका कह रही हम भी नहीं मारे, एक हफ्ता डायरेक्ट गायब भी कह रही हम भी नहीं मारे। लिखो अगर सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? अरे सुनो, इधर सारे लोग ध्यान, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 आ सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होने का मतलब जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सब आपकी 0 आ गई, आल टोटल। तो इसका मतलब हो गया अब नए रूप से अगर आप एलोकेशन कर भी देते हो ना तो पुराना वाला दाम फिर से आ जाएगा। कौन सा? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नहीं, फर्क सुनो, दो चीजों में बड़ा अंतर है। सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है अब आप अपने आए हुए सॉल्यूशन में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आपने जरा सा फेरबदल किया, अपॉर्चुनिटी ये प्लस साइन के साथ आ रही है, इसका मतलब दाम बढ़ा देगा। अब दाम बढ़ा देगा तो नया एलोकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, जो आया उसे संतोष कर लो। ठीक,
हाँ, जो आया उसी में संतोष करो। दरिद्रपन दिखाए या कोई यूनिट इधर से उधर लेकर के गए तो अब दाम बढ़ने लगेगा, ठीक। और उसमें फेरबदल नहीं करना है। हपस अच्छी चीज नहीं होती है। बहुत बहुत बड़े बुजुर्ग इस बात को कह करके गए हैं। अब सुनो, अगर आपने जितने खाली सेल पड़े थे सबके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली और सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई? 0। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ अभी 3-5 कर सकते हो, लेकिन दाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब आप चाहे जो कर लो, आप नया रूट एलोकेट कर लो, आप यहाँ का एलोकेशन उठा करके किसी तरीके से वाया रूल नियम होते हैं, आप इस एलोकेशन को यहाँ ले आ लो, 5 के एलोकेशन को यहाँ 3 यहाँ 2 करके बांट लो, लेकिन अगर इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है तो आपको रास्ते अलग अलग मिल जाएंगे। मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मल्टीपल सॉल्यूशन मिलने के बाद भी आपके दाम में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वही आपका बेस्ट सॉल्यूशन है। आई बातें समझ में? तो ये लिखा गया है, अगर सारे की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 0 लिखना। इफ RDIJ is equal to 0, then current basic feasible solution, then current basic feasible solution current basic feasible solution will remains unaffected, will remains unaffected, ठीक, affected by an alternative by क्या कर दो, बट लिख दो, वो ज्यादा सही, बट एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट कर दो ना, बट एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये रहा। सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होने का मतलब है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आपको एक और नया एलोकेशन, नया रूट मिल सकता है। हाँ, आपकी कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वो होता है, वो तब रहेगा ना जब हम लोग को न्यूमेरिकल में कहा जाएगा फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकालना। तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकालने का मतलब अलग अलग रूट निकालना, लेकिन दाम में कोई कमी नहीं आएगी। मेरे मोहल्ले में 2 शॉप है, एक शॉप तुमको कहती है हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदोगे तो वही सामान हम तुमको 12 रुपए में देंगे, दूसरी शॉप कहती है हम भी तुमको 12 ही रुपए में देंगे, चाहे जहां से खरीद ले, मिलेगा तो 12 रुपए में। लेकिन एक शॉप कहती है 12 रुपए में देंगे, दूसरी कहती है हम तुमको 10 रुपए में दे देंगे। 10 रुपए में खरीदना फायदेमंद है, 2 रुपए तो बच रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे में एक ही बेस्ट सोल्यूशन है जो मेरे को 10 में दे रहा है। लेकिन अगर दोनों ही 12 में देने को तैयार हैं तो मेरे लिए दोनों क्या होंगे? बेस्ट सोल्यूशन, चाहे जिससे ले। मल्टीपल सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये तब जब सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव होती है। अगली बात, 2:30 ढाई बजे ना एमएससी की क्लास का टाइम हो गया। सुनो, थर्ड वाला या लिख लो, थर्ड वाला काहे के लिए? अच्छा छोड़ो, थर्ड वाला कल समझाते हैं, ठीक है? थर्ड वाला कल समझाते हैं, 2:30 पर इसको रोक रहे हैं। चले एमएससी वाली क्लास ले लें।